औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो 9 नवंबर की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हैं और लेक्चर नंबर 5 जो है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, उसको स्टडी करते हैं। और आज इसके अंदर जो है वो हमने बेसिकली करंट्स जो हैं उनको स्टडी करना है। ठीक है, लास्ट जो है वो हमने फोर्सेस जो है उनको स्टडी किया था। तो आज करंट्स जो है, तो करंट का तो हमें वैसे पता है कि बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है, ठीक है जी, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको आप करंट का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि अगर चार्ज गुजर रहा हो किसी जगह से, पास कर रहा हो किसी एरिया में से, तो उसको हम करंट का नाम जो देते हैं। तो जो करंट इन ए वायर है, अगर हम सिंपली डिफाइन करें कि द करंट इन ए वायर, यानी कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट गुजर रही है, इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये चार्ज है पर यूनिट टाइम पासिंग बाय अ गिवन पॉइंट, पासिंग बाय अ गिवन पॉइंट, जो कि गिवन पॉइंट में से पास कर रही है। यानी कि अगर आपके पास एक वायर है और उस वायर के किसी पॉइंट में से करंट जो है वो पास कर रही है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक वायर है, ठीक है, ये क्या है, ये एक वायर है और ये एक पॉइंट है। तो यहाँ से अगर चार्ज पास कर रहा है, इस पॉइंट में से कोई चार्ज क्यू पास कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रही है। तो बाय डेफिनेशन नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करते हैं लेफ्ट के तरफ, और सेम पॉजिटिव चार्ज जो है वो राइट की तरफ मूव करते हैं। तो बाय डेफिनेशन नेगेटिव चार्जेस मूव टू लेफ्ट and the positive charges moves to right। ठीक है जी, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो राइट की तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट और राइट, यानी कि दोनों चार्जेस चूंकि अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है, तो अपोजिट नेचर की वजह से, चूंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिट नेचर के हैं, तो अपोजिट नेचर की वजह से फिर दोनों जो हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो करंट तो दोनों चार्जेस की वजह से ही हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी करंट हो सकती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी करंट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जितने हमारे पास ये फिनोमिनाज हैं जिसमें मूविंग चार्जेस आप इन्वॉल्व होते हैं, तो मूविंग चार्ज वो डिपेंड करते हैं ऑन दी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। द मूविंग, यानी कि जो मूविंग चार्जेस हैं डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। तो ये जो चार्ज की प्रोडक्ट है और वेलोसिटी, सारी बात मूव कर रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप रिवर्स करें साइन क्यू और वी के, तो आपको सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट। इफ यू रिवर्स
द साइन ऑफ Q and V, you will get the same answer. ठीक है, यानी कि अगर आप इनको रिवर्स करें U और V को तो आपको सेम आंसर ही मिलेगा, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट है, तो दोनों ने ऑब्वियसली जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होना है, तो आपको एक ही आंसर जो है उसका वो मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव हो, V नेगेटिव हो या Q नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो आंसर जो है वो दोनों सूरतों में आपके पास सेम ही आएगा। तो बेसिकली जो ऑर्डिनरी जो है वो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बेसिकली हम जो मोशन होती है चार्जेस की, उसके अंदर हम चार्जेस की मोशन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो जो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बेसिकली इस चीज को देखा जाए तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डू द मूविंग, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, मूव कर रहे हैं। इधर रखते हैं दैट डू द मूविंग, जिनकी वजह से मूवमेंट जो है वो हो रही है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मतलब क्या है टू द अपोजिट, क्योंकि वैसे जो कन्वेंशनल करंट होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है। तो फिर अगर कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो करंट जो है वो मैयर जो की जाती है, इसका यूनिट जो है तो SI यूनिट ऑफ करंट इज, क्योंकि करंट I जो है वो dQ/dt के बराबर होती है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो कूलम पर सेकंड, तो इसको 1 एम्पेयर के अंदर आप मैयर करते हैं। अब हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास, आप देखेंगे ये एक लाइन है। ठीक है, इसको कह देंगे कोई फिगर 1 है, ये कोई फिगर 1 है, ये वेलोसिटी v है, ये लैम्डा लाइन चार्ज डेंसिटी है, ये v डेल्टा t है, s जो डिस्टेंस है ये कवर कर रहा है, और ये कोई पॉइंट p है जहाँ से ये चार्ज जो है इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो एक लाइन चार्ज लैम्डा जो है, अ लाइन चार्ज लैम्डा is traveling down the wire। एक ये देखे, ये लाइन चार्ज लैम्डा जो है ये ट्रेवल डाउन कर रहा है वायर से एट स्पीड v,
at speed v as shown in figure 1। जैसा कि आप फिगर 1 के अंदर इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक लाइन चार्ज लैम्डा जो है वो देखें कि ये लाइन चार्ज लैम्डा इस वायर में से ट्रैवल कर रहा है और इस पॉइंट में से ये कोई डिस्टेंस s कवर कर रहा है। जब चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो करंट है वो फ्लो कर रही है। तो अब जो सेगमेंट ऑफ लेंथ है इस वायर के ऊपर, यह मिल लिया सेगमेंट ऑफ लेंथ। तो सेगमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, जो सेगमेंट ऑफ लेंथ है डेल्टा एल। अगर हम कहें कि इस वायर की टोटल लेंथ जो है वो एल है, ठीक है, तो डेल्टा एल या डी एल आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज, ये सेगमेंट ऑफ लेंथ से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि जो करंट है, अब यहां पर ये जो इस फ्लो कर रही है तो करंट है, द करंट इज, अब लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो करंट जो है वो आई हमारे पास बराबर है लैम्डा वी के। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज लैम्डा? डेल्टा क्यू या डी क्यू ओवर डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और वी इसकी वेलोसिटी है। तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, आई इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो अब जो सेगमेंट ऑफ लेंथ है, यानी कि जो सेगमेंट ऑफ लेंथ है, द सेगमेंट ऑफ लेंथ ऑन द वायर, अब जो सेगमेंट ऑफ लेंथ है वायर के ऊपर डी एल, ठीक है, ये डी एल जो है ये बराबर है आपके पास वी डी टी के। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एल बराबर है वी डेल्टा टी के। चेंज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिफरेंशियल की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो अब यहां पर जो चार्ज है, ये सेगमेंट जो चार्ज कैरी कर रहे हैं, दिस सेगमेंट कैरीज द चार्ज। अब ये सेगमेंट जो चार्ज कैरी कर रहा है विच passes थ्रू पॉइंट P, ठीक है, जो कि इस पॉइंट P में से पास कर रहा है, वो जो हमारे पास सेगमेंट में से ये चार्ज पास कर रहा है वो आपके पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा वी डेल्टा टी के बराबर है। तो करंट फिर एक्चुअली क्या है? इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही है, तो सो द करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि आई वेक्टर लैम्डा वी के बराबर है। ठीक है जी, यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो यही आ जाएगा, फिर ये वही वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ठीक होगी बात। अब जो हमारे पास एक्चुअली पाथ है फ्लो का, उसको हम डेडिकेटेड करते हैं बाय द शेप ऑफ वायर। तो यहाँ पर हम जो डायरेक्शन है वो तो एक्सप्लिसिटली करंट की जो है उसको डिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन जब ये सरफेस या वॉल्यूम करंट्स की फॉर्म में आती है तो फिर उस सूरत में हम कैजुअल नहीं हो सकते।
तो फिर हमें जो वेक्टर करैक्टर है इसका वो देखना पड़ता है कि करंट जो है वो राइट से स्टार्ट हो रही है या लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि जब सरफेस करंट्स की बात हम करेंगे या वॉल्यूम करंट्स की हम बात करेंगे तो वहां पर हमें डायरेक्शन जो है उसको इन अकाउंट जो है वो लेना पड़ेगा। अब जो हमारे पास कोई न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है, कोई भी वायर जो है उसके अंदर ऑब्वियसली अगर करंट फ्लो कर रही है तो उस न्यूट्रल वायर के अंदर बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो होंगे और उन्हीं चार्जेस की वजह से करंट जो है वो फ्लो करेगी। ठीक है, तो एक न्यूट्रल वायर जो है, न्यूट्रल वायर, ठीक है, जो न्यूट्रल है तो वो कंटेन्स एज मैनी स्टेशनरी पॉजिटिव चार्जेस एज मोबाइल नेगेटिव वंस। तो उसके अंदर उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होंगे जितने नेगेटिव चार्जेस हैं। इट विल कंटेन एज मच पॉजिटिव चार्जेस एज इट हैव नेगेटिव मोबाइल चार्जेस। मोबाइल चार्जेस मतलब कि जो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, जो रैंडमली जो मूव कर रहे हैं, उनको हम नेगेटिव मोबाइल चार्जेस का नाम दे देंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये चीज़ है इसमें फिर ये चीज़ जो है वो फिर हमारी इस इक्वेशन को जो हमारी है आई इज लैम्डा वी, इसके लिए तो फिर ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ये जो हमने स्टेटमेंट दी है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर द अबव इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट जो है फिर इस अबव इक्वेशन के लिए तो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गया ना। जब न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो उस सूरत में ये स्टेटमेंट जो है ये तो वैलिड नहीं रही है फिर। तो जो भी ये वाली इक्वेशन है आई इज इक्वल टू लैम्डा वी, मैं इसको 1 कह देता हूं। इक्वेशन 1 इज ओनली वैलिड फॉर मूविंग चार्जेस। तो ये तो सिर्फ मूविंग चार्जेस के लिए। अगर स्टेशनरी चार्जेस हैं तो फिर तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैसे ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो अब जहां पर दोनों किस्म की चार्जेस मूव कर रहे हो, तो इन द सिचुएशंस वेयर both type of charges move, जहां पर दोनों किस्म के चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हों, तो फिर जो करंट आई है वो आपके पास लैम्डा प्लस वी प्लस प्लस लैम्डा माइनस वी माइनस के बराबर होती है, यानी कि दोनों चार्जेस की वजह। तो अब जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑन द सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर, अब वो देखते हैं कि कितनी होती है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी सेगमेंट पर करंट कैरिंग वायर के, वो क्या है, इज वी, सॉरी एफ मैग्नेटिक, बल्कि इधर लिख लेते हैं एफ मैग्नेटिक। ये चूंकि वेक्टर है
मैग्नेटिक फोर्स है V क्रॉस B, इंटीग्रल V क्रॉस B डी क्यू। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप कह लें। ये इतनी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है। तो यहां पर डी क्यू जो है, अब डी क्यू जैसे मैंने आपको बताया कि लैम्डा डी एल के बराबर है, तो एफ मैग्नेटिक आपके पास वी क्रॉस बी लैम्डा डी एल के बराबर आ जाएगा। अब आई और डी एल जो है ये पॉइंट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एज आई एंड डी एल पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अब चूंकि ये सेम डायरेक्शन हो गया आई और डी एल, यानी कि आई जो डी एल पास में से गुजरी है उनकी एक ही डायरेक्शन है, वो एक ही डायरेक्शन में पास कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका कहने का मतलब है कि थीटा इनके दरमियान में 0 डिग्री है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ मैग्नेटिक जो है इस केस में, ठीक है, एफ मैग्नेटिक ये जो है हम लिख सकते हैं कि एफ मैग्नेटिक वी क्रॉस बी, ठीक है, इस वी क्रॉस बी को, ठीक है, आप लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो वी लैम्डा डी एल, वी लैम्डा डी एल जो है वी लैम्डा डी एल, तो लैम्डा वी हमने पीछे क्या डिफाइन किया था, लैम्डा वी हमने पीछे करंट आई के बराबर डिफाइन किया था, तो आई क्रॉस बी डी एल, ये इक्वेशन आ जाती है। तो अगर ये आई और डी एल जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं कि एफ मैग्नेटिक, आई को बाहर निकाल लें क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं डी एल क्रॉस बी। तो डी एल क्रॉस बी खोलेंगे तो डी एल बी साइन ऑफ थीटा होगा, तो डी एल बी साइन ऑफ थीटा जो है वो थीटा 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम फिर इसको इस वजह से इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो टिपिकली जो करंट है वो कांस्टेंट होती है अलोंग द वायर। टिपिकली इसको कह लें क्वेश्चन 3, द करंट इज कांस्टेंट अलोंग द वायर। तो टिपिकली करंट जो है वो कांस्टेंट होती है अलोंग द वायर। तो इस केस में आई जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, ठीक है। सो आई केम आउट ऑफ द इंटीग्रल, जैसे ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने किया है कि आई को इंटीग्रल से बाहर जो है वो निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा एफ मैग्नेटिक आई डी एल क्रॉस बी, और इसको कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 4 है। चूंकि करंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करंट को फिर आप इंटीग्रल जो है उससे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक होगा जी बात। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उस एग्जांपल से पहले अभी तो हमने लाइन की बात की है, लेकिन अगर हम
सरफेस की बात भी करें, ठीक है, यानी कि अगर सरफेस में से करंट जो है वो पास कर रही है। अभी तो ये हमने बात किया कि लाइन में से, एक लाइन के अंदर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो करंट तो जो है वो लाइन में से भी फ्लो कर सकता है, सरफेस के अंदर से भी फ्लो कर सकता है। तो अब देखते हैं करंट थ्रू सरफेस, ठीक है जी, कि सरफेस के अंदर से कितनी करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो जब चार्ज फ्लो करता है ओवर द सरफेस, व्हेन द चार्ज फ्लोज ओवर द सरफेस, जब चार्ज किसी सरफेस के ऊपर फ्लो करता है तो हम यहां पर डिस्क्राइब करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो वी डिस्क्राइब सरफेस चार्ज सरफेस करंट डेंसिटी के। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज, कि कंसिडर करें एक रिबन है हमारे पास, एज फॉलोज, कंसिडर ए रिबन, एक रिबन है आपके पास ऑफ इनफाइनाइट सिमल, जिसकी इनफाइनाइटेसिमल विड्थ है DL परपेंडिकुलर, और ये फ्लो कर रहा है रनिंग पैरेलल, रनिंग पैरेलल टू फ्लो, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो फ्लो के पैरेलल, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसके पैरेलल है, एज शोन इन फिगर 2, जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया। ये देखें, ये हमारे पास एक सरफेस है, इसको कह रहे हैं कि ये कोई फिगर 2 है, ठीक है। तो ये इस तरफ आपके पास DL ये परपेंडिकुलर है, ये DL परपेंडिकुलर है, और इस तरफ ये आपके पास फ्लो है, ठीक है। ये वाला पोर्शन DL परपेंडिकुलर का है, इसको आप इधर बना लें, ये इधर ये DL परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास K करंट चार्ज डेंसिटी है। अब जो करंट है रिबन के अंदर, अगर वो DI है, इफ द करंट इन द रिबन इज DI, अगर रिबन के अंदर करंट जो है वो DI है, ठीक है जी, DI के बराबर करंट है, तो फिर आपके पास जो सरफेस करंट डेंसिटी है, द सरफेस करंट डेंसिटी इज K DI ओवर DL परपेंडिकुलर। तो K जो है बेसिकली ये करंट पर यूनिट विड्थ है। अगर आप ऐसे इसको कहें कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वर्ड्स के अंदर, तो
इन वर्ड्स के जो है व्हाट इज दैट के इट इज द करंट पर यूनिट विड्थ। तो ये करंट है जो पर यूनिट विड्थ के बराबर है। इसको मैं कोई यहाँ पर नाम दे देता हूँ इस इक्वेशन को, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 का नाम आप दे दें। तो अब अगर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा के बराबर है एंड इट्स वेलोसिटी इज v, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, तो देन सरफेस करंट डेंसिटी k जो है वो सिग्मा v के बराबर होगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो अब जो बेसिकली k है, k जो है एक्चुअली ये वेरी करता है, k विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द सरफेस। तो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सरफेस के ऊपर के की वेरिएशन होती है, यानी कि सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर, आप देखें ना ये सरफेस है तो यहाँ पर ये फ्लो आ रहा है, तो इसके हर पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी जो है वो चेंज होगी। करंट डेंसिटी जो है उसके अंदर चेंज आएगी, वो वेरी करेगी। तो अब ये जो करंट डेंसिटी वेरी हो रही है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो वेरिएशन है सिग्मा और वी के अंदर, ठीक है। वेरिएशन जो है के की वेरिएशन ऑफ के रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सिग्मा एंड वी। तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं जो चेंजेस आ रही हैं सिग्मा और वी के अंदर, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑन द सरफेस करंट पे, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सरफेस करंट इज, तो अब जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है सरफेस करंट के ऊपर वो हमारे पास हो जाएगी एफ मैग्नेटिक वी क्रॉस बी और सिग्मा डी ए। ठीक है, ये सिग्मा डी ए के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि जो सिग्मा वी है वो तो के बराबर है, ठीक है, सिग्मा वी के बराबर है। तो एफ मैग्नेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्रॉस बी और डी ए, के क्रॉस बी डी ए के बराबर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी। तो इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर, अगर हमने ये 2 थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम जो है वो आप दे दें। तो अब जिस तरह आप ई को देखते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी होती है उसमें सरफेस चार्ज पे ऊपर, as E is discontinuous at the surface charge,
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती सरफेस चार्ज के ऊपर, तो इस तरह बी भी जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है एट सरफेस करंट। सो बी इज आल्सो discontinuous at the surface current। तो इसलिए फिर बी भी डिसकंटिन्यूस होता है सरफेस करंट के ऊपर। जैसे ई डिसकंटिन्यूट है, डिसकंटिन्यूसी क्या होती है कि आप इसका डेरिवेटिव लें और ज़ीरो के बराबर जो है वो रख के देखें, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूट है या डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि हमें फिर चूंकि ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो यहाँ पर फिर हमें एवरेज फील्ड का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो वी हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ एवरेज फील्ड। तो लिहाजा हमें यहाँ पर जो है फिर वो एवरेज फील्ड जो है उसका कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो बात होगी आपके पास जो थी सरफेस करंट की। अब तीसरे नंबर पर आ जाए। तीसरे नंबर पर जो होती हैं उनको हम कहते हैं वॉल्यूम करंट्स। लाइन करंट भी पढ़ लिया आपने, सरफेस करंट भी पढ़ ली। अब आ जाए आप जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम करंट। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द 3 डायमेंशनल रीजन, व्हेन द फ्लो ऑफ चार्ज is distributed throughout the 3-dimensional region। जब वो 3-डायमेंशनल रीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वी डिस्क्राइब इट बाय वॉल्यूम करंट। तो फिर इस सूरत में हम इसको डिराइव करते हैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे से। इस केस के अंदर हम वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब पूरे एक वॉल्यूम 3 डायमेंशनल रीजन क्या होता है, वो वॉल्यूम ही होता है। तो इसको जे को आप डिफाइन कर सकते हैं। जे कैन बी डिफाइंड एज, तो जे को आप डिफाइन कर सकते हैं कि कंसिडर ए ट्यूब एक ट्यूब जो है उसको कंसिडर करें। ठीक है जी, एक ट्यूब है ऑफ इनफाइनाइटेसिमल क्रॉस सेक्शन डी ए परपेंडिकुलर, जिसका एरिया ऑफ इनफाइनाइटेसिमल क्रॉस सेक्शन, जिसका इनफाइनाइटेसिमल क्रॉस सेक्शन जो है वो है आपके पास डी ए परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक इनफाइनाइटेसिमल क्रॉस सेक्शन जो है वो हमने ले लिया। अच्छा, ये रनिंग पैरेलल है टू द फ्लो, इट इज रनिंग पैरेलल to the flow as shown
इन फिगर 3। अब ये पैरेलली रन कर रहा है फ्लो के, जैसा कि आप इस फिगर 3 के अंदर देख सकते हैं। ये देखें कि ये हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, और ये ट्यूब जो है इसमें यहाँ पर ये वाला जो है ये डी ए परपेंडिकुलर है, और जो ठीक है जी, ये यहाँ पर ये जे है जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, और ये इस तरफ ये फ्लो जा रहा है। तो इसको आप कह दें कि ये फिगर 3 है। तो आप देख लें कि ये फ्लो के डी ए परपेंडिकुलर जो है वो फ्लो के पैरेलल है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो उसके पैरेलल है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑन वॉल्यूम करंट इज, तो फिर लिहाजा जो अगर हम देखें तो वॉल्यूम करंट से पहले आप देखें कि जो जे है इन वर्ड्स जे, यानी कि जो सरफेस वॉल्यूम करंट डेंसिटी है इज द करंट पर यूनिट, जे इज द करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि जे वो करंट है कि जो किसी एरिया के अंदर से पास कर रही है। तो अगर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो, इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो आपके पास रो के बराबर है, तो फिर वेलोसिटी जो है देन द वेलोसिटी इज वी, एंड हमारे पास जे जो है वो रो वी के बराबर आ जाए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है इस केस के अंदर वॉल्यूम करंट के ऊपर, देयरफॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वॉल्यूम करंट इज, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वॉल्यूम करंट के ऊपर वो हमारे पास हो जाएगी एफ मैग्नेटिक इंटीग्रल वी क्रॉस बी रो डी ऑफ टाउ, और रो वी जो है वो जे के बराबर है, तो फिर ये आ जाएगा एफ मैग्नेटिक जे क्रॉस बी डी ऑफ टाउ। ठीक है जी, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स निकल आई वॉल्यूम करंट के ऊपर। तो अब अगर आप देखें तो आप, मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि हमने 3 किस्म की फोर्सेस जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो कैलकुलेट की हैं, लेंथ की करंट के ऊपर भी, सरफेस करंट के ऊपर भी, और वॉल्यूम करंट के ऊपर। तो लेंथ करंट के ऊपर जो हमने की एफ मैग्नेटिक, ठीक है जी, यहाँ पर ये आ जाएगा आई डी एल क्रॉस बी, ये एक इक्वेशन ए हमने कैलकुलेट की।
उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने सरफेस के लिए कैलकुलेट की इक्वेशन, और सरफेस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन थी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है कि ये मैं शायद लीडर लिखा है कि नहीं लिखा, कि जो ये जे रो वी के बराबर है ना, तो ये पर यूनिट एरिया है, तो जे जो है ये डी आई ओवर डी ए परपेंडिकुलर के बराबर होती है। वॉल्यूम करंट का करंट पर यूनिट एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये उसके बराबर होती है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और ये जो निकली है इसको इधर इक्वेशन नंबर 3 का नाम है। इसी तरह हमारे पास एफ मैग्नेटिक जो सरफेस करंट के लिए आई है वो है के क्रॉस बी डी ए, और जो एफ मैग्नेटिक हमारे पास वॉल्यूम करंट के लिए आई है वो जे क्रॉस बी डी ऑफ टाउ है। इसको कहना है इक्वेशन बी और इसको कहना है इक्वेशन सी। तो ये तीनों करंट्स जो हैं उनको हमने कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने जो करंट्स हैं, तीनों किस्म की करंट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया, उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहीं पर अभी मैं जो है वो लेक्चर जो है उसको एंड करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।